हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रे स्टडीज़ पर। बायोलॉजी क्रैश कोर्स सीरीज़ का आज ये लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेल को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम सेल के बेसिक और सेल के दो टाइप प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में से प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट कर चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल को हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। उन सब टॉपिक्स में हमने सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था और उसके हमने कुछ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने आपको बताया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं। तो ये कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़ा था तो हमने वहाँ जाना था कि यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं। तो जो ये सारी ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। तो उसमें जो 4 ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर करते हैं, उन ऑर्गेनेलीज का पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी ऑर्गेनेली है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरी ऑर्गेनेली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आती है लाइजोसोम्स, एंड फोर्थ और लास्ट ऑर्गेनेली जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है वो है वैक्यूल। और सिर्फ यही ऑर्गेनेली नहीं है जो यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं, सिर्फ 4 ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती, और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। बट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम 4 ऑर्गेनेलीज को लेते हैं और इसको लेने का रीज़न ये है कि इन चारों ऑर्गेनेलीज के जो फंक्शन है, अब एक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे कोई ना कोई अपना फंक्शन, कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होंगे। तो इनके जो आपस में फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए इन चारों ऑर्गेनेलीज को हम एक साथ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको एक सेल का डायग्राम बना के इनकी पोजीशन बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि साइटोप्लाज्म में किस तरीके से और किस पोजीशन में रखे हुए हैं। फिर हम एक एक करके चारों ऑर्गेनेलीज को आज की क्लास में डिटेल में करेंगे। तो एक हम सेल ले लेते हैं। सेल ये कोई भी सेल हो सकता है। हम यूकैरियोटिक सेल ले रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है अगर ये एक प्लांट सेल होगा तो इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल वॉल हमने लास्ट क्लास में करा था, हमने ये भी जाना था कि फंजाई के ऊपर भी सेल वॉल होती है, पर फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है, पर हमारी प्लांट सेल की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट थी जो मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर ये एक प्लांट सेल है तो इसके ऊपर सेल वॉल होगी, अदरवाइज़ अगर ये नॉर्मल एनिमल सेल है तो उसके ऊपर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो अभी हम सिर्फ सेल के अंदर का हमें पार्ट देखना है, तो हमने एक सेल लिया, उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। ये एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, हम एक यूकैरियोटिक सेल ले रहे हैं। तो आपको ये पता है कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हालांकि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक ही न्यूक्लियस होगा। मैंने आपको बताया था हमने सब टॉपिक्स में यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड किया था। तो जैसे कि आज हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें 2 ऑर्गेनेलीज पढ़नी है जिसे हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, और उसके बाद थर्ड पार्ट हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर को सबको हम डिटेल में जानेंगे और एंड में हम सेल का डिवीजन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में या फिर न्यूक्लियस से रिलेटेड इसकी पोजीशन है तो मैं आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस बता दे रही हूँ, बाकी आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मेरे साथ आगे डिटेल में जानेंगे। तो ये न्यूक्लियस है, आपको मैं बता देती हूँ कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके ऊपर कोई सिंगल नहीं, डबल मेम्ब्रेन होती है। अब मेम्ब्रेन बाउंड तो सारे ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में है ही, तो उसमें से कुछ ऑर्गेनेली ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन ना होकर डबल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस उनमें से एक ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। खैर, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में चारों ऑर्गेनेलीज अभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों की सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। पर ये मेम्ब्रेन बाउंड है ये आप मेरे पहले से ही जानते हैं। तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसकी पोजीशन देख लेते हैं। तो जो अभी हमने देखा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर की जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कॉन्टिन्यूटी में यहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से।
एक उसका रेटिकुलम है, एक नेट है, एक जाल बना हुआ है। यहाँ रेटिकुलम शब्द का मतलब ही नेट है, तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्म के अंदर का जो एक रेटिकुलम, एक जाल वाला ऑर्गेनेली है, उसे ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसके साथ कॉन्टिन्यूटी में होता है, कुछ ऐसे। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको अब इसकी पोजीशन का थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके साथ कॉन्टिन्यूटी में है, वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है हमारा ER। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली देखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक और ऑर्गेनेली है जिसका फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोऑर्डिनेटेड होगा, क्योंकि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे कुछ घूमे हुए हाफ सर्कल टाइप स्ट्रक्चर हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, और वो इधर की तरफ फेस करें। इसका जो ये वाला फेस है, इसे हम सिस फेस कहते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, और इधर वाले फेस को मैच्योरिंग फेस कहते हैं, या ट्रांस फेस भी कहते हैं, जो कि दूर है। जो पास वाला फेस है उसे हम सिस फेस कहते हैं, और जो दूर वाला फेस है उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये इसके स्टैक्स की तरह लगे हुए हैं, जैसे एक ये लगा हुआ है, फिर इसके साथ स्टैक में एक और दूसरा लगा हुआ है। अभी आप मेरे साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ ही लगा हुआ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ऐसे ही एक और ऑर्गेनेल है लाइजोसोम। लाइजोसोम ऐसे वेसिकुलर ऑर्गन है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाइजोसोम जो ऑर्गेनेली है, इसको बनाने वाला गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइजोसोम को कैसे बना रहा है? एक ऑर्गेनेली यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनेली को बना रही है। अभी आप मेरे साथ ये पढ़ेंगे ही कि कैसे बना रही है, ये इंटरेस्टिंग बात है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो एंडोमेम्ब्रेन का ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल। वैक्यूल एक साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन बाउंड खाली स्पेस है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड खाली स्पेस होता है, उसके अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो भी सेल के लिए वेस्ट है, वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। तो ये है हमारा वैक्यूल। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी आप देखोगे जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो 90% ऑफ द मतलब प्लांट सेल है, प्लांट के सेल के अंदर का जो आपको पता है, ये सारा जितना भी एरिया है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, पर जो प्लांट सेल का पूरा साइटोप्लाज्म है, उसका 90% ऑफ द वॉल्यूम, मतलब 90% ऑफ द वॉल्यूम तो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखता है। तो अभी हम देखेंगे प्लांट वैक्यूल भी देखेंगे और एनिमल वैक्यूल भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवीजन है। हमारे सेल में 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। हमारे सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप की होती है। अभी मैं आपको इसका साइड में एक स्ट्रक्चर बना के रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी हमने देखा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूटी में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से कुछ बना हुआ था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप RER भी कह सकते हैं शॉर्ट में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन आप इसे SER भी कह सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ऑर्गेनेली पढ़ाई थी राइबोसोम, जो कि मेम्ब्रेन लेस थी, वो उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट थी और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट थी। पर जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट थे, वो वहाँ पे कर क्या रहे थे? हमने वहाँ पढ़ा था कि जो हमारा DNA है वो खुद को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन की फॉर्म में। अभी हाँ, कोई किसी की बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है, कोई कैसा दिख रहा है, तो वो उसका प्रोटीन, उसका DNA उस तरह के प्रोटीन बना रहा है जिससे वो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को।
तो प्रोटीन बन रहा था, वहाँ पे राइबोसोम का काम था। वहाँ हमने देखा था कि आरएनए के पास कुछ पहले डीएनए खुद को एक्सप्रेस करते वक्त डीएनए से पहले आरएनए बना रहा था, उस आरएनए पे आके राइबोसोम नाम के स्ट्रक्चर लग रहे थे। इसकी 2 सब यूनिट्स होती थी, हमने 70S पढ़े थे प्रोकैरियोट में। यहाँ पे जो मिलने वाले राइबोसोम है उनका वो 80S होते हैं, अभी आप मेरे साथ देखेंगे। तो 80S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। तो राइबोसोम स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक में तो है ही, और ये यूकैरियोटिक में भी मिलेंगे, बट ये एक ऐसा इकलौता ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन लेस है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो राइबोसोम है, तो जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो काफ़ी जो पार्ट है जो न्यूक्लियस के नियर बाय है, जिस पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं, इस तरीके से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो राइबोसोम बियर करती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है वो उसकी सरफेस ऐसे कुछ रफ अपीयर होने लगती है, वैसे रफ दिखता है हमें, तो इसीलिए हम उस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं? इट बियर्स राइबोसोम्स, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। और अगेन जो पार्ट स्मूथ है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं अटैच है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट लैक राइबोसोम। अब ये डीएनए को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा था, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन रहा था डीएनए को एक्सप्रेस करके वो था प्रोटीन। यानी कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि राइबोसोम का मेनली जो फंक्शन है वो है प्रोटीन मशीनरी। जहाँ भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एमआरएनए पे लग रहा है, डीएनए को एक्सप्रेस कर रहा है। ये फ्री साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लोटिंग राइबोसोम भी पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोटीन बनना इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल के अंदर प्रोटीन बनेगा तो जहाँ जहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन है वहाँ राइबोसोम ही है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। तो अगेन अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ ली जाती कि साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन की कौन सी साइट है जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ ये है कि साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, ये प्रोटीन फॉर्मेशन की साइट है, यहाँ पे रफ हमारा प्रोटीन्स बन रहे हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं बन रहा होगा, पर यहाँ पे भी कुछ बनता है, उसे हम कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स हमने एक और जगह हम सेल में पढ़ चुके हैं, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने जाना था कि लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी है। तो लिपिड एक फैट होता है, एक फैट मॉलिक्यूल होता है, उसको बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट इज़ बेसिकली द साइट ऑफ लिपिड फॉर्मेशन। तो हमने इनमें बेसिक डिफरेंस देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस रफ है, इसीलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। और रफ इसीलिए क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, सो इट बियर्स राइबोसोम। देन सेकंड हमने देखा रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास कोई राइबोसोम नहीं है, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स स्मूथ, और इसीलिए इसका हमने लिख दिया इसके डिफरेंस में कि इट लैक्स राइबोसोम्स। अगेन अब यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो हमें पता लग गया था कि यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड फॉर्मेशन हो रही है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बना दिया। तो ये तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इतना ही पढ़ना था, अभी आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हम आगे कभी जहाँ पे चीज़ें आएंगी कनेक्ट करना पड़ेगा तो मैं आपको वहाँ पे इसके बारे में दोबारा बताऊँगी। तो अब हमें दूसरा जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, अभी जो हमने दूसरी ऑर्गेनेली जानी थी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, वो हमने देखी थी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या थी? वो राइबोसोम कह रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड थी, यानी कि इनके फंक्शंस तो कोऑर्डिनेटेड हैं ही। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले मैं आपको साइंटिस्ट का नाम बता देती हूँ जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, जिन्होंने बताया कि सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम की या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और वो साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी।
इनके नाम पे ही इस ऑर्गेनेली का नाम रखा गया। इनका नाम है कैमिलो गोल्गी। 1898 में इन्होंने हमें बताया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम का कोई स्ट्रक्चर है, और अभी हमने उसका स्ट्रक्चर देखा भी था। ये इस तरीके से स्टैक्स में प्रेजेंट है। और वहाँ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये पूरी बॉडी तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ही, और यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ख़त्म हो रहा था, उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक तरीके से अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो अपने बैक करके इसकी तरफ बैठा हुआ है, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स समवेयर ऐसे है कि ये इसकी बैक है जो उसको फेस कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो जो इसका ये वाला फेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, इसे हम कहते हैं सिस फेस। और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऑपोजिट है या उससे दूर है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफेस, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं मैच्योरिंग फेस। और इसे मैच्योरिंग फेस क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे लिपिड्स बन गए। अब वो चीज़ें बन गई तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो प्रिंसिपल फंक्शन है, जो प्रिंसिपल रोल है, वो जो कर रहा है सेल के अंदर, उसका काम है पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल to be delivered to inter or intra cellular टारगेट्स। ये क्या करेगा, अब बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर, बहुत सारी। अब जैसे डीएनए को ही एक्सप्रेस करना है तो डीएनए ने प्रोटीन बनाया, तो उस प्रोटीन को कोई तो होगा ना जो पैकेज करेगा और उसकी डिलीवरी करवाएगा। सपोज़ हमें उसे सेल के बाहर भेजना है, इंटर सेलुलर उसका टारगेट है, तो उसकी पैकेजिंग करके भेजने का काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। या फिर सेल के अंदर ही प्रोटीन की नीड है कहीं पे, तो उसकी पैकेजिंग करके इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर ही जो टारगेट्स हैं वहाँ पे भेजने का काम हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। तो जैसे हमने देखा कि प्रोटीन बन रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और लिपिड्स बन रहे थे, तो अब वो यहाँ से बनते हैं। उसके बाद ये इसके सिस फेस पर आते हैं। यहाँ से सपोज़ कुछ प्रोटीन बने या लिपिड मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दोनों टाइप की रेटिकुलम है, वो पहले इसके सिस फेस पे आते हैं। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, ये इसको मॉडिफाई करता है, प्रोटीन को, लिपिड को मॉडिफाई करता है, उसको पैकेज करेगा, और फिर वो पैकेज होता होता है इसके मैच्योरिंग फेस से आएगा, और यहाँ से अल्टीमेटली पैक बन के जो हमारा एंड प्रोडक्ट है जो कि हमें डिलीवर करना है, या तो सेल के बाहर या सेल के अंदर ही उसको पैकेज करके एक्सक्रीट कर देगा। तो ये था गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। तो अभी हमने देखा कि वहाँ से लिपिड बनकर आ रहे हैं और प्रोटीन्स बनकर आ रहे हैं। तो अभी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है। तो हम कहते हैं कि इट इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स। इसने क्या किया, वहाँ से प्रोटीन बनकर आए, लिपिड्स बनकर आए, इसने उसको मॉडिफाई करके ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट कर दिया और ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमें एंड में रिजल्ट हमें चाहिए ही था, जो कि हमारे इंट्रा या इंटरसेलुलर टारगेट्स पर डिलीवर होगा। तो अभी हमने देखा, अभी आपने जान लिया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड थे। तो किस तरीके से जब यहाँ से कोई चीज़ बन रही है तो उसको पैकेज करके डिलीवर करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो इन दोनों के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है। अब हम देखते हैं कि लाइजोसोम इनसे कैसे कोऑर्डिनेटेड है। आपको मैंने तभी बताया था कि जो लाइजोसोम है, लाइजोसोम को बनाने वाला गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि लाइजोसोम क्या कर रहा है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ बनकर आ रहा होगा या कोई भी चीज़ बनकर आई, वो अल्टीमेटली गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आएगी पैकेज होने के लिए, ताकि वो अपने जो भी उसका टारगेट है वहाँ पे डिलीवर हो सके।
तो यहाँ पे लाइजोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। और जो मैं आपको लाइजोसोम के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, बस हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इतना ही पढ़ना था, इतना सफिशिएंट रहेगा। और लाइजोसोम को हम एक और नाम से बुलाते हैं सुसाइडल बैग्स। ऐसा क्यों, ये भी आपको समझ आएगा। लाइजोसोम्स इसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने लाइजोसोम बनाए। लाइजोसोम आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोट में है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गन है, मतलब वेसिकुलर ऑर्गेनेली है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक क्या होते हैं? एंजाइम्स तो कोई भी प्रोटीन जो कोई भी रिएक्शन को कराते हैं। हाइड्रोलिटिक यानी कि जो भी चीज़ों को तोड़ रहे हैं। लिटिक जिस भी एंजाइम के पीछे लग जाए यानी कि वो किसी चीज़ का ब्रेक डाउन कर रहा है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जैसे कि प्रोटीएसेस या न्यूक्लियसेस या कोई भी एंजाइम हो सकता है जिसके पीछे भी एसेस लग जाए, यानी कि वो लिटिक एंजाइम है, वो उस मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है? लाइजोसोम को बनाने वाला गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिख देती हूँ। इट इज़ फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहा है लाइजोसोम को। लाइजोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और यहाँ पे इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कौन से पीएच पे एक्टिव होते हैं? एंजाइम है, एंजाइम का फंक्शन करने का एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिस पे वो एक्टिव होंगे। तो इनका जो पीएच है वो है एसिडिक, यानी कि ये एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होंगे। तो इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम करते क्या है? जब भी सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिजीज़ है जो किसी और सेल में भी फैल सकती है, तो ये सुसाइड कर लेते हैं, ये खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं, और इनके अंदर जो भी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो रिलीज़ हो जाएंगे, और वो सेल के अंदर का जितना भी पार्ट है वो खुद ही को अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, और इससे ये और बाकी सेल्स की डेथ को या फिर हमारे जो बॉडी में डिजीज़ आगे ना फैले उससे प्रिवेंट करता है। इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो ये था लाइजोसोम में। आई होप आपको आ गया होगा, इतना ही काफ़ी है लाइजोसोम में पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट और हमारा लास्ट ऑर्गेनेली है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वो है वैक्यूल। वैक्यूल अगेन प्लांट वैक्यूल अलग होता है, एनिमल वैक्यूल अलग होता है। अभी आपने मेरे साथ देखा कि ये सेल है, सेल के अगर अंदर सपोज ये 90% ऑफ द वॉल्यूम जो साइटोप्लाज्म जो भी पूरा सेल है, सेल के अंदर का 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट वैक्यूल में। तो जो प्लांट वैक्यूल होते हैं इसमें 90% जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई कर लेता है। इट ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म प्लांट वैक्यूल। कंपैरेटिवली एनिमल वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है। वैक्यूल सेम ही चीज़ है। वैक्यूल में अगेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वाटर, सैप, इसके अंदर क्या क्या स्टोर होंगे मैं लिख देती हूँ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वाटर, सैप, ये कुछ चीज़ें हैं जो वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं, जो कि एक्सक्रीट होनी है। तो प्लांट सेल वैक्यूल में और एनिमल वैक्यूल में एज सच कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है, जैसे एनिमल सेल है तो बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, पर जो प्लांट सेल के मेजॉरिटी ऑफ जो वैक्यूल है वो 90% ऑफ द वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। तो यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें 90% ऑफ द स्पेस खाली ही है, वो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और अगेन वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड है, आपको पता ही है।
तो ये था वैक्यूल के बारे में। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा ख़त्म होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 ऑर्गेनेलीज करे, एक सेकेंड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 ऑर्गेनेलीज करे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमने देखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर हमने देखा लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल, और इनके चारों के फंक्शंस भी कोऑर्डिनेटेड है, आपने देखा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इतना ही था। तो आज के लेक्चर में आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। वैसे मैंने आपको राइबोसोम बताने का भी सोचा था, पर अब वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी वो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय।